हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। और आज उसी क्रम में इस T20 सीरीज का अंतिम और आखिरी मैच जो कि अमेरिका फ्लोरिडा में खेला गया और इंडियन स्पिनर्स ने और इंडियन टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अपनी। ऑलमोस्ट सारे यंग प्लेयर्स के साथ टीम इंडिया उतरी थी और ये टीम इंडिया ने एक तरफा मैच बना दिया। जो मैं निकोलस पूरन से उम्मीद कर रहा था कि फोर्थ T20 में वो जो काम करना था वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके नए कप्तान हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया। टॉस जीता, बैटिंग की, एवरेज स्कोर ऑन दिस पिच इज 170 to 165 और सेम कुछ मार्जिन और कुछ कुशन लेके चलना होता है कि आप 190 192 के आसपास पहुंचे। तो इंडियन टीम ने 187 तक पहुंचा और उसके बाद फिर सामने वाली टीम सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर होता है 120 उससे भी बिलो 100 रन पर वेस्ट इंडीज टीम को ढेर कर दिया और ये मैच आसानी से इंडिया ऑलमोस्ट 87-88 रन से, जो कि बहुत बड़ी मार्जिन होती है T20 क्रिकेट में। T20 में अगर आप 30-40 रन से भी जीतते हैं तो वो बहुत बड़ी मार्जिन कहलाती है। 80 रन मतलब कि टेस्ट मैच की अगर तुलना की जाए तो आपने इनिंग्स प्लस 300 रन की डिफीट की है। जैसा कि ये मैच में रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा ने रेस्ट लिया और आपके ऋषभ पंत ने रेस्ट लिया, तो हार्दिक पांड्या को मौका मिला कैप्टनसी करने का और हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त कैप्टनसी की। यहाँ पर मुझे उनके 2-3 जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो बहुत अच्छे लगे। जैसा कि अपने आप को नीचे डिमोट किया उन्होंने कैप्टनसी होने के बावजूद। चाहते तो वो किसी नंबर पे भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे उनको पहले मौका दिया और शायद चौथे या पांचवें डाउन पर वो अब बैटिंग करने आए, जब जिस समय मुश्किल से इंडिया को 4 या 5 ओवर या 6 ओवर बैटिंग के लिए रह गए थे। और आपके ओपनिंग स्टैंड जो आज की थी, इंडियन टीम ने 4 चेंजेस टोटल किए थे। उसमें आपके रेगुलर कैप्टन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद आपके ऋषभ पंत और चौथे नंबर पे भुवी, ये 4 लोगों को रेस्ट दिया गया। इनके जगह पे कुलदीप यादव भुवनेश्वर कुमार की जगह पर आए, ईशान किशन आपके स्काई की जगह पे आए, श्रेयस अय्यर आपके रोहित शर्मा की जगह पर आए और ऋषभ पंत की जगह पे खुद कैप्टन हार्दिक पांड्या टीम को लीड करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता। पिच पे बिल्कुल सपाट थी, स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे ओकेजनल बॉल स्पिन हो रहा था, लेकिन बाकी वो ये पिच बिल्कुल सपाट थी, बिल्कुल प्लेसिड और बैटिंग के लिए एकदम पैराडाइज। और सामने वाली टीम वेस्ट इंडीज ने भी कुछ 2-3 चेंजेस किए थे। जो प्रमुख चेंजेस थे कि उनके अकील हुसैन इस मैच में नहीं थे, जो उनके मेन प्रीमियम बॉलर हुआ करते हैं। उसके बाद काइल मेयर्स नहीं थे इस पे। उसके बाद आपके जो उनके ब्रैंडन किंग हुआ करते हैं वो नहीं थे इस पे, और उनके जगह पर आपके सैमरा ब्रुक्स को उन्होंने खिलाया। अकील हुसैन की जगह पे हेडन वॉल्स को उन्होंने खिलाया। तो ये कुछ चेंजेस उन लोगों ने किया था। तो हम शुरू करते हैं अपना ये डे बाय डे, मतलब विकेट टू विकेट कैसा एनालिसिस करते हैं। तो इंडियन टीम की जो शुरुआत थी वो बिल्कुल अच्छी शुरुआत नहीं थी। मतलब ईशान किशन स्ट्रगल कर रहे थे, साफ साफ दिख रहा था। 10 बॉलों पर 11 रन उन्होंने कुछ इस टाइप का स्कोर किया था कि 11 रन बनाए थे उन्होंने 13 गेंद खेल करके। एक चौका उसमें शामिल था। ऑलमोस्ट 100 से भी उनका स्ट्राइक रेट नीचे चल रहा था और 38 रन के स्कोर पर वो आउट होते हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा आते हैं, जिनका ये एक तरह से ऑडिशन मैच था कि उनको परफॉर्मेंस दिखाना था कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं अगर सीनियर्स नहीं होते हैं टीम में। तो उनको वहां पे प्रमोट किया गया, नंबर 3 पे भेजा गया और श्रेयस अय्यर ओपनिंग करने आए थे ईशान किशन के साथ। और श्रेयस अय्यर ने भी इस मैच में जबरदस्त, मतलब ऑडिशन तो आपका दीपक हुड्डा का होना था, लेकिन यहाँ पर ऑडिशन दे गए श्रेयस अय्यर और उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला। मतलब अंतिम मैच में परफॉर्मेंस में नजर आए, थोड़ा सा उनको सिल्की टच में भी नजर आए। वो कुछ बेहतरीन शॉट्स खेला उन्होंने, अटैकिंग क्रिकेट खेला उन्होंने। 40 गेंदों पर वो 64 रन उन्होंने बनाए, 2 छक्के और 8 चौके भी शामिल थे। लेकिन वही आपके पेसर के जो उनकी शॉर्ट बॉल की जो कमी होती है वो भी इसमें दिखा। 2-3 कम बॉलों पर अनकंफर्टेबल नजर आए वो, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जो उनका परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। इनिंग का मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1/3 ऑफ द स्कोर, बल्क ऑफ द स्कोर हैज बीन डन बाय श्रेयस अय्यर। 180 में 60 प्लस से ज्यादा रन श्रेयस अय्यर का था इस इनिंग टोटल पे।
हुड्डा ने भी बहुत ही आक्रामक पारी खेली। मतलब एक समय पे वो 20 गेंदों पे 34-35 रन पर पहुंच गए थे, एक दो बॉल बीच में फिर उन्होंने डॉट भी खेला, और जिस शॉट पे वो आउट हुए, मतलब वो शॉट देखते ही लगा था कि वो 6 है, लेकिन शायद ब्रीज उस तरफ से आ रही थी और हवा भी था वहां पे, और वो होल्ड आउट हो जाते हैं बाउंड्री लाइन पर और अपना विकेट, महत्वपूर्ण विकेट लेकर जाते हैं। लेकिन जितनी भी देर उन्होंने शॉर्ट पारी खेली वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही आक्रामक और बहुत ही अट्रैक्टिंग इनिंग लग रही थी। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज लग रही थी कि हाँ ये कुछ मैच्योर वाला प्लेयर है, या फिर कुछ मतलब इसको कुछ अलग से टीम मैनेजमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि लग रहा है कि ये एशिया कप के लिए सिलेक्ट होंगे। तो वो वाले जो वो एक दिखता है ना कि जैसे आपका बैक किया हुआ है आपको, तो वो पारी में नजर आ रहा था। उसके बाद संजू सैमसन प्रमोट होते हैं, जब आपके दीपक हुड्डा आउट होते हैं, तो उन्होंने भी 10-11 गेंदों पर 15 रनों की पारी खेली, और ओडियन स्मिथ की गेंद पर, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, ओडियन स्मिथ जनरली उतने मतलब शॉर्ट हाइट के हैं, लेकिन पेस और नीपी है उनकी गेंद। तो जब वो बंदा खेलने गया तो लगा कि वो मतलब पेस से बीट हुआ वो, और बोल्ड हो गए वो संजू सैमसन। तो संजू सैमसन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं सकी और 15 रन पर वो आउट हुए। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या अपने आप को डिमोट करते हैं, 5वें नंबर पर आते हैं, और हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों पर या 15 गेंदों पर उन्होंने 28 रन बनाए। 28 रन बनाने के बाद वो भी रनों की अंकुर को तेजी करने में, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए रन आउट हो गए। उसके बाद आपके कार्तिक वंस अगेन एक छोटा सा फेलियर रहा उनका इनिंग, 9 गेंदों पर 12 रन ही बना पाए। अक्षर पटेल 7 गेंदों पर 9 रन बना पाए, और टीम का टोटल कलेक्टिव स्कोर 186 पर गया। बैटिंग डाउन द लाइन आपके कुलदीप यादव और आपके अवेश खान तक बैटिंग किया है 1 या 2 गेंदों पर, बट उनको ज्यादा मौका नहीं मिला, और टीम इंडिया 187 पर गिरते पड़ते लुढ़कते पहुंच गई, जो कि उनका एक टारगेट था। क्योंकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि ये 200 प्लस जाएंगे, जब दीपक हुड्डा और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे। आपका 10 ओवर में 95 के आसपास इनिंग का हाफ द लाइन पे 95 था, वहां से 10 ओवर में अगेन उनको कैरी करना था 120 रन बनाने का, बट वो नहीं हो सका, और टोटल टीम का इंडिया का स्कोर 187 पे ही पहुंच पाया, जिसकी वजह से एक कुशन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया टीम इंडिया को। बॉलिंग में आपके जेसन होल्डर ने अच्छी बॉलिंग की, टोटल उन्होंने 4 ओवर में 38 रन दिए। मैक्वाई भी आज फिर से महंगे साबित हुए, 2 ओवर में ही 27 रन दिए। अगर वो 4 ओवर कर देते जब हुड्डा और श्रेयस अय्यर बैटिंग करते, हो सकता है ये और भी ज्यादा रन जाता, लेकिन 2 ओवर ही मिले उन्हें और 27 रन उन्होंने अपने इन ओवरों में दिया। ड्रेक्स अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर 24 रन। उसके बाद कीमो पॉल 3 ओवर में 24 रन दिया उन्होंने। उसके बाद आपके हेडन वॉल्स 4 ओवर 33 रन, और ओडियन स्मिथ 4 ओवर 33 रन, 3 विकेट। ये पिक ऑफ द बॉलर थे वेस्ट इंडीज की तरफ से। रोमन पावल ने भी अपने बाजुओं को खोला और 1 ओवर में 9 रन ही दिया उन्होंने, ज्यादा उनको बॉलिंग नहीं कराया गया रोमन पावल को। उसके बाद जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि इंडियन टीम आएगी, और इंडियन टीम ने यहाँ पे 3 स्पिनर रखे हुए थे कि उनको वेस्ट इंडीज को फंसाना जानते थे वो, कि वेस्ट इंडीज स्पिनर के अगेंस्ट पे बहुत ही वीक है। पेसर को वो मार देंगे या हिट कर सकते हैं, लेकिन स्पिनर को वो हिट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियन स्पिनर जो है वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी स्पिनर्स को हिट करना इतना आसान नहीं होता है, स्पेशली रवि बिश्नोई जिनका रॉन्ग अंक बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। कुलदीप यादव जिनका रॉन्ग अंक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। 2 बार उन्होंने 2-3 विकेट उन्होंने प्लम वेलबीड आउट किया। रोमन पावल थे इसमें, ओडियन स्मिथ थे इसमें। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स पे मतलब वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल भी, मतलब जो बोला जाता है ना कि वो ये करना है, वो ये नहीं कर रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्लान के साथ जाए। एक बैट्समैन वो चूज कर ले भाई कि मेरे को इस बैट्समैन को पूरी इनिंग खेलना है, पूरी इनिंग बिल्ड करना है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से ये पूरे की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, और पूरी की पूरी टीम धराशायी हो जाती है। आप इनका पार्टनरशिप वाला अगर कॉलम देखेंगे या फॉल ऑफ विकेट देखेंगे, तो 0 पे पहला विकेट, 24 रन पे दूसरा विकेट, 33 रन पे तीसरा विकेट, 50 रन पे चौथा विकेट, 83 पे 5, 88 पे 6, 89 पे 7, 89 पे 8, 100 पे 9 और 100 पे 10। ये इनका टोटल है।
बांग्लादेश भी अगर इससे खेलने जाएगी तो बांग्लादेश भी इससे अच्छे मैचेस परफॉर्म करेंगी। फॉरगेट अबाउट बांग्लादेश यार, आयरलैंड और इनसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाएगी इंडियन टीम के सामने। पूरा मतलब मैच का जो रोमांच होता है वेस्ट इंडीज ने पूरा खत्म कर रखा है। मतलब किसी भी एंगल से हमको एक टफ फाइट देना चाहिए कि हाँ हम टफ फाइट देंगे, वो भी नहीं हो पाता इससे। और पूरी की पूरी टीम एकदम बिना लड़े बिना संघर्ष किए आउट हो जाती है। स्कोर कार्ड की बात करें तो जेसन होल्डर आज ओपनिंग करने आए और जेसन होल्डर आपके अक्षर पटेल के पहले ही ओवर में शिकार हुए, क्लीन बोल्ड हुए। उसके बाद आपके ब्रुक्स आए, 13 रन उन्होंने बनाए। डेवन स्मिथ आपके 10 रन बनाए उन्होंने। हेटमायर ने कुछ अच्छी पारी खेली 56 रनों की, लास्ट तक वो खड़े रहे, उनका साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन निकोलस पुरन अगेन फ्लॉप 3 रन। आपके रोमन पावल ने 9 रन बनाया, कीमो पॉल ने डक बनाया, ड्रेक्स ने 1 बनाया, ओडियन स्मिथ ने डक बनाया, वॉल्स 0 पर नॉट आउट रहे और मैक्वायर डक पर आउट हुए। और मेला जो लूटा है वो मेला लूटा है स्पिनरों ने। 10 के 10 विकेट स्पिनर ने लिए हैं। अक्षर पटेल 3 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट और रवि बिश्नोई 4 विकेट। मतलब पूरा लेटा दिया इन लोगों ने वेस्ट इंडीज टीम को। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी बॉल गुगली है, कौन सी बॉल क्या बोलते हैं उनकी आम बॉल है, या कौन सी जैसे लेफ्ट आर्मर की होती है तो वो आम बॉल होती है, अगर कोई लेग स्पिनर है तो उसकी बॉल गुगली होती है, ऑफ स्पिनर होता है तो दूसरा होता है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह बॉल आपकी रोंगन है या आपकी जो उनकी रेगुलर स्पिन होती है वो बॉल है। तो बिल्कुल भी मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्या किसके अगेंस्ट में कैसा जाना है। बस हिट करो, बॉल देखो, हिट करो, बॉल देखो, हिट करो। ऐसे मैच नहीं जीते जा सकते। एक मैच 2 मैच आपके इस टाइप से जीत सकते हो आप, लेकिन हर मैच या मैक्सिमम मैचेस आप नहीं जीत सकते। कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, स्पेशली उनकी जो लेगेसी है, ओल्ड लेगेसी, उनको कैसे आगे करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ प्लेयर्स को आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि आप भले हार जाओ लेकिन पूरी इनिंग खेलो। इसी पिच पर हेटमायर जब बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि कोई आम पिच पे बैटिंग हो रही है। बाकी जो भी पिच पे बैटिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है कि स्पिनिंग रैंक टर्नर है वो। यहां पर मैनेजमेंट को यह सोचना है कि कौन सा वो बैट्समैन होगा जो हमको पूरी की पूरी इनिंग एक इंच से संभाल कर रखेगा। वेदर ही इज निकोलस पुरन, वेदर ही इज डेवन मार्शल, या वेदर ही इज आपके क्या बोलते हैं सिमरन हेटमायर। किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। ऐसे मैचेस देख करके किसी का कोई फायदा नहीं, ना तो ब्रॉडकास्टर का, ना किसी का। फैन कोड्स पे लोगों ने कितने कितने सब्सक्रिप्शन लेकर के ये मैच देख रहे होंगे, ऐप बेस्ड पे जो आपका फैन कोड पे जो चल रहा है। मैं फैन कोड्स के अगेंस्ट नहीं, लेकिन जो पैसे दे रहे हैं उनका पैसा तो वसूलाए एटलीस्ट। बिल्कुल भी मतलब ये ऐसा लग रहा था कि सीरीज कैसे भी खत्म हो जाए। और अक्षर पटेल वंस अगेन विद द बैट विद द बॉल उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। मैन ऑफ द मैच उसके लिए ये नॉमिनेट हुए। और जैसा कि मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूं कि इंडिया की ये फाइंड है अर्शदीप सिंह, उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है और राइटली मिला है। उन्होंने कुल 8 या 9 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए, सारे मैचेस वो खेले और सभी जगह पे वो परफॉर्म किए। तो अर्शदीप मुझे जो लग रहा है कि ये आने वाला ये इंडियन टीम का नेक्स्ट सितारा होगा, जो कि स्पीयर हेड बनेगा, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो। तो यहां पर आपको अर्शदीप को और मौके देने होंगे ताकि वो एक अच्छा टैलेंटेड तो है वो, अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने आप को और अच्छा से इन्हांस करे अपने परफॉर्मेंस को, और वो वर्ल्ड क्रिकेट में दिखाए कि मैं क्या हूं और मैं क्या अचीव कर सकता हूं। ही इज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड और देख कर लगता है उसे कि हाँ ये ही इज ए मैच्योर बॉलर, जैसे जसप्रीत बुमराह का केस में था। जसप्रीत बुमराह इज स्टिल यार 29 ईयर्स ओल्ड, बट देख के लगता है कि यार ये 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है।
वही चीज मैं अर्शदीप में देखता हूं। अर्शदीप को आप राइट ऑफ मत करिए, लेफ्ट आर्मर बहुत मुश्किल से मिलता है और इतना क्विक लर्नर बहुत मुश्किल से मिलता है। मेरे ख्याल से ये जहीर खान के बाद उस लेवल का ये बॉलर है, जहां पर ये टेस्ट में भी आपको अच्छे आउटपुट दे सकता है। और वनडे में तो मुझे नहीं लगता है कि उनको मौका मिलेगा भी, क्योंकि वनडे में ऑलरेडी हमारे पास बॉलिंग यूनिट पूरी भरी पड़ी है। और वर्ल्ड कप में आपका ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है, तो वहां पर सीमर्स का उतना उपयोग नहीं होगा। आपके पास ऑलरेडी लाइंड अप है जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी और आपके अगर शार्दुल ठाकुर हुए या दीपक चाहर हुए। बट टेस्ट क्रिकेट में मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकते हैं और इनको अगर कंटिन्यूअस मौका मिला तो ये बहुत कुछ नाम कमा करके जाएंगे। तो ये सीरीज इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त रही परफॉर्मेंस वाइज भी, और कुछ चीजें बहुत क्लियर हो गई कि कौन हमारा लंबा रेस का घोड़ा है, कौन हमारा छोटा रेस का घोड़ा है। और जो भी ये होता था ना मीडिया में कि भाई संजू सैमसन को मौका नहीं मिल रहा है, श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिल रहा है, तो इसको मौका नहीं मिल रहा। इस टूर्नामेंट में, ऐसे टूर्नामेंट में सभी को मौका मिल गया। तो आपको पता चल चुका है कि मेरे कौन से प्रीमियम बॉलर होंगे, कौन से प्रीमियम बैट्समैन होंगे, कौन मेरा विकेट कीपर होगा, सारा कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपको मैं कल एक नए वीडियो पे। बर्मिंघम में जो कुछ हुआ उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की जो सीरीज हुई सेकंड मैच में, जिसमें बांग्लादेश ने 2-0 इस सीरीज को अपने नाम किया और सिकंदर रजा और रेगिस चिकाबावे ने सेंचुरी फिर से बनाया। लास्ट मैच में भी 2 लोगों ने सेंचुरी बनाया था, आपके इनोसेंट काया ने और सिकंदर रजा ने। इस मैच में भी 2 लोगों ने सेंचुरी बनाया और मैच को एकदम मतलब 4-5 विकेट आपके जिम्बाब्वे के गिर गए थे और उसके बाद वहां से वो लोग उखड़े निकले और आगे चल करके वो मैच भी जीता, सीरीज भी जीता। तो इस पर हम कल अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए तब तक के लिए हमारे पास बने रहिए। हम आपको फिर से नए वीडियो पे मिलेंगे इन डेप्थ एनालिसिस और अपने व्यू पॉइंट के साथ कि कहाँ पर बांग्लादेश की गलतियां हो रही है और जिम्बाब्वे ने क्या सही किया जिसकी वजह से उनको ये परफॉर्मेंस या इनको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।